वन जेपीएससी सीरीज़ के सेकंड सेशन में आपका वेलकम है। इससे पहले हमने प्रीलिम्स से रिगार्डेड चीज़ों को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप इस चैनल में जो एक ही वीडियो अपलोडेड है उसी से रिलेटेड है, आप काइंडली उसको देख लें तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम मेंस से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है मेंस का, सिलेबस एंड डेप्थ एनालिसिस के दो वीडियो एक्चुअली हो जाएंगी। ये काफ़ी लंबा मेंस का सिलेबस और कंटेंट है। तो फर्स्ट पार्ट आज है और इन ए डेज़ और टू हम सेकंड पार्ट भी रिमेनिंग ले आएंगे जीएस से रिलेटेड। तो ये जस्ट आप खुद को यूज़ टू करें, इसलिए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे हम समझेंगे, आगे चीज़ों को पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी। तो मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 6 कंपलसरी पेपर्स हैं, है ना। 6 कंपलसरी पेपर्स में क्लासिफिकेशन ऐसा है कि पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का है और पेपर 2 150 मार्क्स का है, वो लैंग्वेज होगा। तो दो लैंग्वेज बेस्ड पेपर्स हैं, पेपर 1 और एक और लैंग्वेज है पेपर 2। तो ये दो लैंग्वेज पेपर्स हैं। उसके अलावा बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आउट ऑफ 6, तो वो सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, है ना। सब्जेक्ट बेस्ड यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि जनरल स्टडीज़ में क्लासिफाइड हैं, जैसे सोशल साइंस हैं, है ना। इसमें सोशल साइंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्पेसिफिकली। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गुड गवर्नेंस एट्सेट्रा है। तो डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इन चीज़ों का भी कहाँ तक डेप्थ और एक्सटेंट है जो हमें चीज़ें पढ़नी है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो उसी तरह फिर हमें इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी में फिर फर्दर ग्लोबलाइजेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये पेपर आपका सेकंड हो गया जीएस के लिए, है ना। उसके बाद थर्ड हो गया जीएस के पर्सपेक्टिव से, और वैसे 5th पेपर हो गया। और 6 जो है लास्ट, वो जनरल साइंस है, जनरल साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। तो ये टोटली हमें 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। वैसे आपको देख के ये लेंदी लग सकता है, पर एज सच ऐसा कुछ है नहीं। इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ होते हैं और सिर्फ हर सेक्शन में 2, है ना, 40 मार्क्स का काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर्मेट होते हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी में देखें तो 10 या 15 मार्कर्स क्वेश्चन जनरली होते हैं, बट ये आपको ऑप्शनल 4 या 5 क्वेश्चंस देखेंगे। जब हम मेंस के पेपर डिस्कशन करेंगे तो तब हम देखेंगे कि एग्जैक्ट एक्सटेंट है क्या, या मॉडल किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये है कि आपको 40 मार्क्स के, या अब हो सकता है कुछ रिड्यूस या चेंज करे फॉर्मेट, तो भी इसी के आसपास लॉन्ग आंसर टाइप्स ना, रियली लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। मे बी कि यू विल रन आउट ऑफ कंटेंट वाइल राइटिंग दिस आंसर्स, क्योंकि 40 मार्क्स के लिखने, ये एक प्लस पॉइंट भी है और एक इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। प्लस ये है कि मल्टीपल क्वेश्चंस में से आपको 2 ऑप्ट करके लिख लेना है आंसर्स, और इसमें ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी लंबा हो जाता है। ऐसा ना, कुछ अपने मन से तो ऐसा है नहीं कि एकेडमिक में या डिग्री में जैसा आप लिख दिया करते थे कि चीज़ों को कुछ भी इलेबोरेट करके पेजेस फिल करके मार्क्स पा लें। एनीवेज देखते हैं हम क्या है नेक्स्ट। लेकिन तो जनरल पेपर, जनरल स्टडीज़ के 4 और लैंग्वेज के 2, है ना। तो 2 + 4 6 पेपर टोटल मेंस में पढ़ने। अच्छा, यहाँ पे भी है कि जो आपका पेपर 1 है लैंग्वेज का, आइए ये देखते हैं कैसा है। तो ये टोटल 100 मार्क्स का जनरल है, जनरल सब पेपर लैंग्वेज वाला। इसमें भी 50 में इंग्लिश है और 50 हिंदी, यानी 50 + 50 ईच है। तो ये आपको जस्ट क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग पेपर है। 6 जेपीएससी में एक ये भी बोन ऑफ कंटेंशन था
कि ये देखिए है ना, इट विल ओनली ए क्वालिफाइंग पेपर इन विच आउट ऑफ 100 यानी कि टोटल इन कंबाइंड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ओनली 30 मार्क्स। 6 में क्या किया, यहाँ डिस्पाइट बीइंग मेंशन इन सिलेबस कि ये आपका क्वालिफाइंग है, जब फाइनल मेरिट को बनाया गया तो इसको क्वालिफाइंग ना करके स्कोरिंग कर दिया गया। तो ये इस वजह से अभी भी चीज़ें जुडिशरी में सब जुडिस हैं। तो खैर वो बात की बात है। तो अभी 7 से 10th में ऐसा कोई मामला इस चीज़ से रिलेटेड सामने नहीं आया। मे बी इसके पीछे ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ना OMR शीट्स अपलोड है, ना कट ऑफ अपलोड है, तो चीज़ें क्लियर हैं नहीं। खैर वो एक अलग इशू है। यहाँ पे ऐसा है कि हम अभी सिलेबस पे स्टिक करें, देखते हैं फिर आगे, है ना। तो लैंग्वेज पेपर में जनरल हिंदी 50 नंबर्स के, जनरल इंग्लिश 50 नंबर का है। दोनों में भी 50-50 क्लासिफाइड है और इन दोनों में आपको ओवरऑल 30 मार्क्स स्कोर करने हैं। ये बस आपका वर्किंग नॉलेज के लिए ये बेसिकली है कि ना आपको कुछ भी ऑफिशियल है तो आप लैंग्वेज में कितना कॉम्पिटेंट हैं कि कहीं ना कुछ एप्लीकेशन ही है या चीज़ों को समझना है तो आपको उस लेवल की लैंग्वेज में कमांड है या नहीं है। देखिए मेंशन भी है, शैल बी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड ओनली एंड कन्फाइंड टू फॉलोइंग एरियाज। उसमें भी क्या है, तो इंग्लिश में देखिए ऐसे है 400 वर्ड्स का, एक ऐसे रहेगा 15 मार्कर का, ग्रामर है वो 15 मार्क्स का वो है, कॉम्प्रिहेंशन है ना, पैसेज रहेंगे, कोई चीज़ से एक न्यूज़पेपर या मैगजीन से उठा के उसकी चंद लाइनें दे दी जाएंगी और इससे रिलेटेड आपको स्टिक करना है और क्वेश्चंस में इससे पूछे जाएंगे तो इससे इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना है। उसी तरह से फिर प्रिसाइज है ना, प्रिसाइज भी 10 मार्क्स के हैं। ये भी मोर और लेस ये दोनों एक तरह के हैं, कुछ क्वेश्चन में फॉर्मेट में फ़र्क हो सकता है। तो सेम चीज़ें हिंदी में भी है। देखिए ऐसे है ना, तो ऐसा क्या हो गया, निबंध 400 वर्ड्स का है ना। उसके बाद ग्रामर है तो ग्रामर के लिए सेम चीज़ है, व्याकरण, कॉम्प्रिहेंशन, विन्यास, मुझे भी नहीं पता था इसे विन्यास कहते हैं। खैर तो विन्यास 10 मार्क्स का और संक्षेपण यानी कॉम्प्रिहेंशन या प्रिसाइज जो कह लें, तो अल्टीमेटली ये भी 10 मार्क्स का है। तो ये 50 + 50 इंक्लूड करके है ना आपको 30 मार्क्स लाने हैं, यानी आउट ऑफ 100 आपको जस्ट 30 स्कोर करना है। और नेक्स्ट फिर आपका स्कोरिंग है मल्टीपल लैंग्वेजेस, जिसमें कि टोटल देखिए 10 और 5 15 हो लैंग्वेज है, 15th में हो दिया हुआ है। तो इसमें 15 लैंग्वेज से आपको ऑप्ट एनी 1 आपको ऑप्ट करना है। और इससे रिलेटेड ये देखिए 150 मार्क्स का ये रहेगा, तो इस 150 मार्क्स में से आपको ये स्कोरिंग है। बेयर इन माइंड कि ये सेक्शन आपका स्कोरिंग है, अनलाइक प्रीवियस वन जिसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना नेचर के पेपर्स पूछे जाएंगे ताकि आपके आगे मेरिट के लिए इसका स्कोर ऐड हो सके। तो लैंग्वेज में आपको उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत ऐसे करते करते हो, ये जो आपका 15th लैंग्वेज है लास्ट। जितना मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते इसमें, उसमें शायद ही कहीं और होते हैं लोग। मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आप इजी हैं, फील करते हैं या कंफर्टेबल फील करते हैं इंग्लिश के साथ, अगर एकेडमिकली आपको दिक्कत नहीं हुई है चीज़ों को समझने में, तो आप ईज़िली है ना काफ़ी ईज़िली इंग्लिश ऑप्ट करें। बहुत ही प्रिसाइज और बेहतरीन सिलेबस इंग्लिश का है और क्वेश्चंस भी बिल्कुल ना लेयर सतही तौर पे पूछे जाते हैं। यू कैन स्कोर इट क्वाइट ईज़िली एंड कंफर्टेबली। अल्टीमेटली फिर भी डिसाइड आपने करना है दैट हाउ यू आर गोइंग टू ऑप्ट लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो झारखंड में ना मेगा हिट लोगों के बीच में, एस्पिरेंट्स के बीच में है, अक्सर पूछते हैं मुझसे
नो व्हाट वी विल हैव टू डू फॉर दिस लैंग्वेज। ऐसा देखिए सीधा साधा कोई जवाब है नहीं। तो इसमें काफ़ी हिट अगर आप मानिएगा तो एक खोटा, काफ़ी इसका प्रिसाइजली छोटा सिलेबस है, स्मॉल। इसकी वजह से एक काफ़ी है लोग कि जो ना भी पढ़े हों खोटा तो ईज़िली इसको कर लेते हैं कमांड नो कुछ टाइम में। 20 से 25 दिन दिया डेडिकेटेडली और इस लैंग्वेज पे, क्योंकि देखिए झारखंड में मैक्सिमम रीजन्स में वो डायलेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो है खोटा का ही डायलेक्ट। तो वो भले कुछ दिन आप यूज़ टू हों, उसमें टाइम लें पढ़ने को, चीज़ों को समझने में, लेकिन थोड़े दिन बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। वो बुकिश जो टेक्स्ट होते हैं या कंटेंट होते हैं और आम भाषा में जो लैंग्वेज होता है, दोनों में ऑब्वियसली फ़र्क होगा ही। तो थोड़ा आप माइंड को ट्रेन करेंगे तो खोटा आप इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद लोग तो वैसे मुंडारी, नागपुरी, पंच परगनिया, नो मैनी पीपल मैनी चॉइसेस, जिनको जो अच्छा लगता है वो ऑप्ट करते हैं। तो एक ये खोटा है। और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज भी काफ़ी बेहतरीन है अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो। इट विल ऑल्सो बी क्वाइट ईजी वन। तो इंग्लिश और खोटा ये दो है। खोटा तो नहीं कह सकते फ़िलहाल, पर इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेटली आई विल गाइड यू। एंड इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ों को हम ज़रूर इस चैनल में डिस्कस करेंगे काफ़ी कंफर्टेबली। ये स्टिक टू दिस एंड आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आई थिंक इंग्लिश कहीं पेज नंबर 14 में, एक सेकेंड है ना, ये 14 पेज में कहीं पे, हाँ देखिए इंग्लिश लिटरेचर पे। चलिए लैंग्वेज में इंग्लिश का हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो ये देखिए ये पार्ट 2 है ना, इससे पहले पार्ट 1 है हमें इंग्लिश लैंग्वेज में। पार्ट 1 में देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, ओरिजिन से लेकर हिस्ट्री ऑब्वियसली आप जानते हैं, ओरिजिन कहाँ हुआ, किस तरह ये इनरिच हुआ, इन चीज़ों से रिलेटेड इसकी एक बुक आती है एक्चुअली, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बुक्स वाले सेशन में हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन सा मटेरियल हमें कब रेफ़र करना है और कैसे पढ़ना है चीज़ों को। तो ये लैंग्वेज में सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज है, ये पार्ट 1 में। इसमें इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम, ट्यूटोनिक एक्सेंट, उसी तरह से फर्स्ट सेकंड शिफ्टिंग और ग्रिम्स लॉ, ओल्ड इंग्लिश है देखिए ना, डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश, तो चीज़ें चेंज होती हैं। उसी तरह मिडिल इंग्लिश, तो ये सेक्शन 1 में है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, सेक्शन बी, पोइट्री है ना, शायर हो गए पोइट, और जो उनका शेर होता है दैट इज़ पोइट्री, हिंदी में कहते हैं कविता। तो डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ पोइट्री, तो पोइट्री का डिटेल्ड है, तो उससे रिलेटेड इसमें चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पर्पस क्या है, कोई है ना अवेकनिंग के लिए पोइट्री करता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है, तो दैट काइंड ऑफ पोइट्री। पर्पस कोई है ना, लव पोइट्री, इस तरह डिफरेंट जॉनर होते हैं ना, तो वो किस पर्पस के लिए है। एनीवेज, तो ये हो गया फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। उसमें लिरिक हैं, उनके डिटेल्स हैं, सोनेट हैं, ओड हैं, बेलार्ड, फ्री वर्सेस हैं, फ्री वर्स है ना, स्पोकन वर्ड्स देख रहे होंगे अभी आप, होते हैं काफ़ी सारे चैनल्स में, ब्लैंक वर्स, राइम्ड वर्स, तो ये डेफिनेशन ऑफ पोइट्री है। फिर कॉम्प्रिहेंसन है इंग्लिश लैंग्वेज में, कंटेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 वर्ड्स, उसी में फिर आपको कॉम्प्रिहेंड करके उसके क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होंगे, उसको आंसर करना है। फिर ग्रामर है, ग्रामर में सिंपल है, अगर आप हाई स्कूल में या कॉलेज में किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आपने इंग्लिश से थोड़ा बहुत भी वास्ता रखा है तो देयर विल बी नो इशू इन हैंडलिंग दिस सेक्शन। तो ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
ये सब चीज़ें बिल्कुल जो बेसिक्स आप पढ़ते हैं इंग्लिश में वो चीज़ें ग्रामर सेक्शन में। फिर सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। हु, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, क्या कहते हैं इसको, कमेंट में बताइए, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंट जिसे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, अब फ़र्क नहीं पड़ता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर करेक्शन ऑफ एरर्स हो जाएगा। मान लिए एक सेगमेंट दे दिया, ए हॉर्स रन, ये सेक्शन मान लिए एट वेरी हाई स्पीड, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिख रहे हैं ना, इसको सेक्शन कर देगा। मान लिए 1 2 3 4। अब आपको मार्क करके बताना है कि इस चारों सेक्शन में डिवीज़न में एरर कहाँ पे है। तो वैसे करेक्शन ऑफ एरर्स है, ठीक है। उसी तरह इसका फिर पार्ट 2 है। पार्ट 2 में फिर देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे भी हमने हिस्ट्री देखा, पर ये हिस्ट्री इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड था कि लैंग्वेज इंग्लिश की क्या हिस्ट्री रही है। उसी तरह हमें यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है। अच्छा, उसमें आपको ब्रिटिश, अमेरिकन, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स में क्या हिस्ट्री रही है, उस टाइम ओरिजिन के वक्त चीज़ें क्या थी, मेडिवल टाइम में कैसे रही, और अब मॉडर्न एजेस में क्या चेंजेस हुए विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, प्रीवियस वन। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हमें पढ़नी है। कब से है ओरिजिन, 14th सेंचुरी से 21st सेंचुरी, है ना। राइटिंग स्टाइल बदल जाते हैं लोगों का, एज सोसाइटी इवॉल्व्स तो चीज़ें ऑब्वियसली बदलेंगी। तो उसी तरह से फिर ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हमें पढ़ना है। अच्छा, फिक्शन एंड ड्रामा है। इसमें ये है, फिक्शन में क्या है देखिए, है ना, 4 फिक्शन हमें पढ़ना है। आर्म्स एंड द मैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जी.बी. शॉ का आर्म्स एंड द मैन। मैकबेथ, हमेशा जिसे ज़रा भी आपको अगर लगाव हो लिटरेचर से तो विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ, है ना, जिसमें काफ़ी बॉलीवुड के जो फेमस डायरेक्टर हैं, विशाल भारद्वाज, है ना, एडप्शन शेक्सपियर की नॉवेल्स के वो करते रहते हैं। एनीवे, तो ये मैकबेथ आपको पढ़ना है। ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉरेस्टर की ये बुक पढ़नी है आपको। उसके बाद कांतापुरा, राजा राव, ये 4 नॉवेल्स हैं फिक्शन एंड ड्रामा की। तो ये 4 आपके सिलेबस में। तो बेस्ट वे इसका ये है कि आप चारों को ख़रीद लें और रात में, है ना, बेड टाइम में इसे एक रीडिंग हैबिट लगाएं, आराम से इसको पढ़ें, ईज़िली इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद ये सेक्शन में पोइट्री है। पोइट्री में भी देखिए अलग अलग है ना, क्वालिटी ऑफ मर्सी, विलियम शेक्सपियर, लिटिल ब्लैक बॉय, विलियम ब्लैक। हालांकि आप डायरेक्टली भी इन चीज़ों को गूगल करेंगे तो आपको ये पोइट्री भी मिल जाएगी, और यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली इनके एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। तो आई सजेस्ट कि आप पहले गूगल करें, पोइट्री को खुद पढ़ें, है ना। आप खुद पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि पोइट्री क्या कहना चाह रही है और इसका एसेंस क्या है। फिर भी स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप रेफ़र करें यूट्यूब को और उसके एक्सप्लेनेशन देखें। बेहतरीन तरीका तो यही होगा, आप समझने की कोशिश करें कि जो आप वहाँ से गेन कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, और जो एनालिसिस या किसी ने डिटेल आपको बताया है, क्या वो चीज़ें सेम हैं या नहीं है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका ना कॉग्निटिव आपका थिंकिंग डेवलप होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए। तो खैर उसी तरह से ये है ना, सॉलिटरी रिपर, म्यूटेबिलिटी, आई थिंक continually of those who were truly great, heaven of freedom, a soul's prayer, सरोजिनी नायडू। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं।
ये सब पोइट्री सेक्शन में आपको पढ़ना है। और लास्ट सेक्शन में ऐसे से पहले एक चीज़ है प्रोज, उसमें हैबिट, इंडिया अगेन, प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन, ये सब। इसके अलावा और 4 प्रोजेज आपके सिलेबस में दिए हैं। तो इसका यही है, एक एक करके एक दिन में या कोई सेक्शन शुरू में, तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि पहले यूज़ टू हों चीज़ों से, है ना, खुद को उस मोड में लाएं कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग गुड। जब तक आपको वो फील नहीं होगा, आपको ये सारी चीज़ें बर्डन लगेंगी। तो आराम से इसको आप इंजॉय करें। डेफिनेटली इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वैसा सिलेबस, ये ऐसा टारगेट, एक गोल सेट तो रखें, है ना, नंबर ऑफ़ डेज़ कि हमें फिनिश करना है 30 डेज़, मे बी 40 डेज़ या 50 डेज़, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। लेकिन जैसे इसको बर्डन बना के कभी भी ना करें। तो बर्डन बना के नहीं करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे चीज़ों को। प्रोज पोइट्री वैसे ही लोग पढ़ते हैं। लिटरेचर से जिसको ज़रा भी लगाव है तो आपका उससे आर्ट ऑफ जो आंसर राइटिंग है ना, तो आंसर राइटिंग वाली चीज़ों में आपको काफ़ी सहूलियत होगी इन चीज़ों से। यू विल गेट डेफिनेटली गुड ग्रिप ओवर हाउ टू मेक फ्लोज। आप कभी भी अगर फेमस जो पोइट हैं या लिरिसिस्ट हैं या राइटर हैं, इनमें आप देखेंगे फ़्लो, एक सीक्वेंस में चीज़ें चलती हैं, हैज़ार्डली कहीं नहीं किया, कहीं से कुछ भी लिख दिया गया। तो डेफिनेटली आप जब इनको अडॉप्ट कर लेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको जीएस के सारे पेपर्स, बाकी जो है ना 4 पेपर, तो 1 to 4 आपको हर जगह वो हेल्प करने जा रहा है ये, मतलब राइटिंग स्किल्स में। उसके बाद एक अल्टीमेटली फिर ऐसे है, सोशियो इकोनॉमिक और करंट टॉपिक पे कुछ भी दे सकता है ना। एजुकेशन पे डेफिनेटली ये सब हॉट टॉपिक्स हैं। एजुकेशन हो गया, वीमेन हो गया, है ना। उसके बाद आपको मान लिए टेक्नोलॉजी है, टेक्स हैं, बेन और बून। तो इसमें भी ऐसे में भी नॉर्मली 2 तरह के ऐसे होते हैं, एक फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे है ना, और दूसरा आपको ऐसे सिंपल है। सिंपल यानी फ़िलोसॉफ़िकल नहीं है, कुछ एक फ़िलोसॉफ़िकल जैसे, है ना, कि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज़ कैरेक्टर बिल्डिंग। ये फ़िलॉसफी है ना अपने आप में। अब इसे आप कितना बेहतरीन अरेंज कर सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल यू अरेंज, सारे इसी बात के मार्क्स हैं। और दूसरा एक स्टेटमेंट हो सकता है या डाटा ड्रिवन ऐसे पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन झारखंड, बताइए। मिनिमल डाटा का यूज़ तो वैसे कम ही किया जाता है ऐसे में, फिर भी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एसेस। तो ये है इंग्लिश। उसके अलावा जब लैंग्वेज ख़त्म होता है तो हमें फिर नेक्स्ट देखते हैं, आइए हम जीएस में बाकी चीज़ें क्या क्या और बचती हैं। तो लैंग्वेज पेपर 1 और 2 के बाद ये पेपर थर्ड है। पेपर में सोशल साइंस में भी सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। तो इस चीज़ में भी हमें क्या पढ़ना है, 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स में देखिए ना डिटेल, उसमें भी आपको इसका डिटेल यहाँ पे है। तो 3 घंटे का ये क्वेश्चंस होगा और आपको 100 मार्क्स के लिखने हैं इसमें आंसर्स। इसमें एक चीज़ और है कि ये सिर्फ आपको टोटली सब्जेक्टिव नहीं है, जैसे यूपीएससी में होता है ना कि आपका सारा जीएस 1 to 4, 1 से 4, है ना। एथिक्स वाला जो है चौथा पेपर, वो सारी चीज़ें टोटली आपको डिस्क्रिप्टिव हैं। पर यहाँ एक एडवांटेज है कि आपको एमसीक्यू और प्लस लॉन्ग आंसर्स मिला के आंसर लिखने होते हैं। तो ये जो पहला पेपर जीएस का समझ लीजिए पेपर 1, वैसे जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 और लैंग्वेज 2 के बाद ये थर्ड वैसे जीएस का पेपर। तो इसमें सोशल साइंस शेल हैव 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस, सॉरी देखिए ना,
हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ईच ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 यानी हिस्ट्री है और प्लस 100 इधर देखिए यहाँ पे होगा, ये देखिए ज्योग्राफी 200 मार्क्स है ना, तो 100 प्लस 100 200 का ये सोशल साइंस है। तो इसमें हिस्ट्री में सबसे पहले देखिए क्या है, एंशिएंट है। एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑब्वियसली हिस्ट्री खास करके एंशिएंट का काफ़ी हॉट और फेवरेट टॉपिक। ओरिजिन कहाँ है, एंटिक्विटी क्या है, एक्सटेंट क्या है, ऑथरशिप एंड मेन फीचर्स ना, कालीबंगन में क्या मिला है ना, उसका प्लो कहाँ से मिला है, कुछ भी इससे रिलेटेड आपको दे सकता है। प्लानिंग कैसा था, अर्बन लाइफ स्टाइल क्या था, तो ये सब चीज़ें कुछ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिटेल्ड हैं। उसके बाद ओरिजिन ऑफ आर्यन है ना, आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, आर्यंस थे कौन, दास कौन थे, दस्यु कौन थे, वॉर हुआ तो वेपन्स डिफरेंट टाइप के क्या थे, यूज़ जो करते थे आर्यंस और नॉन आर्यंस, क्या एक्सटेंट रहा उनके फील्ड में, उन्होंने जब कैप्चर किया था ना आरण्य चंपारण्य, पढ़ेंगे आप, देखते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे हम इसी चैनल पे। तो ये ओरिजिन, उसके बाद फिर है एंटिक्विटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर कि उसकी स्पेसिफिक क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, वो अगर वैदिक लिटरेचर थे तो उसमें लिटरेचर में ना क्या थे, जैसे संगम हो गया, संगम वैसे तो साउथ का है लेकिन उसमें जैसे है ना आपका सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें थी, उसमें वीमेन का पोजीशन के बारे में है, क्लासिफिकेशन कैसा था सोसाइटी का। तो उसी तरह से आपको वैदिक लिटरेचर में उसके एंटिक्विटी एंड स्ट्रेटिफिकेशंस पढ़ना है। फिर सोसाइटी है, इकोनॉमी एंड रिलीजन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक है ना, अर्ली वैदिक पीरियड, देखिए ऋग वैदिक मेंशन भी कर दिया। उसी तरह फिर आपको लिच्छवीज एंड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली लिच्छवी, कमेंट सेक्शन में बताइए कि फेमस किंग का नाम कौन था, लिच्छवी प्रिंस या किंग कह लें, लिच्छवी का काफ़ी फेमस था। यू मस्ट बी नोइंग दैट, आपको जानना चाहिए अगर यू आर एस्पायरिंग फॉर अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, मगध राइज कैसे हुआ, कैसे मगध सेंटर बना, ये आप इवेंचुअली पढ़ेंगे। अगर आप एंशिएंट शुरू करेंगे ना तो सबसे पहले यही सब चीज़ें आती हैं थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद। फिर है ना मौर्यंस, एक्सटेंट उनका एम्पायर क्या था, कलिंग वॉर, काफ़ी एक वाटरशेड मोमेंट कहते हैं ना कलिंग वॉर, वो एक काफ़ी वाटरशेड मोमेंट रहा है इंडियन हिस्ट्री में, इसीलिए कलिंग डायरेक्टली मेंशन भी है यहाँ पे। इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए अशोका पे और इन जनरल और रिलीजन और ये सोसाइटी एज ए होल पे है ना, एंड इसके इम्पैक्ट, उसके धम्म, अशोकास धम्मा, फॉरेन पॉलिसी क्या था मौर्यास के, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। उसी तरह फिर देखिए काफ़ी इजी इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। कुषाण में भी कनिष्क में एक्सटेंड कहाँ तक था, उसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या थे कुषाण के टाइम में। कुषाण के बाद गुप्तास में भी उसी तरह एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्तास। ठीक है, फिर हर्षा है ना, नॉर्थ इंडिया, हालांकि हर्षा का एक्सटेंट बहुत हद तक नॉर्थ में सीमित था, तो उसके बारे में है हर्षा, लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। देखिए मैंने जो कहा ये है ना, मेंशन भी है। उसके बाद आपके हर्षा के ही कॉन्टेम्पोररी कह लें, उस दौरान डेक्कन से शुरू हो गया था सतवाहनास। खैर हम देखेंगे लेक्चर्स में, वो बात की बात है। तो यहाँ पे आपको हर्षा स्पेसिफिकली मेंशन है, तो हमें हर्षा के बारे में पढ़ना है ना। उसके कल्चरल अचीवमेंट्स क्या थे है ना, उनका बुद्धिज़्म में कब इंक्लिनेशन था नहीं था, वो सब चीज़ें हैं
तो जब आप पढ़ेंगे इवेंचुअली तो यू विल गेट टू नो। तो हर्षा के बारे में, हर्षा फिर है जब है ना एक साउथ एक्सटेंड चीज़ों में, फिर चोलास में मैरीटाइम एक्टिविटी क्या थी उनकी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कैसे रिलेशन थे। साउथ ईस्ट वाला ये वाला एरिया है ना, ये जैसे मैप अगर लगा लें आप इंडिया का, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये थाईलैंड वाला और जो आर्किपेलागोज हैं साउथ ईस्ट इनका है ना, तो इनका चोलास का क्या रिलेशन रहा था इन साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के साथ। तो उस टाइम तो ऐसे नेशन कुछ डिफाइन थे नहीं, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो अब हैं उनसे चोलास के क्या रिलेशन थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ पल्लवास। ये चोला, पल्लवास, पांड्यास है ना, ये आप पढ़ते हैं, देखेंगे हम ये भी। तो खैर कल्चरल अचीवमेंट ऑफ पल्लवास क्या था, तो स्पेसिफिकली आपको दे दिया गया है, देखिए है ना, चोला है और पल्लवा है। साउथ में चोलास एंड पल्लवास हैं, बाकी इधर गुप्ता, कुशानास, मौर्यास, लिच्छवीज, आर्यंस, ये सब चीज़ें हमें हिस्ट्री में पढ़नी है। उसके बाद है सेशन, ये काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ गए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट एंशिएंट के बाद मेडिवल है ना, जैसे क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में चलती है ना, एंशिएंट, मेडिवल और फिर मॉडर्न। तो ये चीज़ तो डन है, हमने देख लिया अभी। नेक्स्ट भी मेडिवल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अरब इन्वेज़न है ना, 712, मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि हिस्टोरिकली इसके बारे में कुछ इन्फेसिस नहीं मिलता है। तो इन्वेज़न, अरब इन्वेज़न के बाद फिर गजनवीद है ना इन्वेज़न, दिल्ली सल्तनत, मार्केट एंड मिलिट्री लॉ, रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यूटोपियन पॉलिसीज़ ऑफ MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये पढ़ना है हमें। मंगोल इन्वेज़न, फर्स्ट इन्वेज़न मंगोल का ड्यूरिंग रेन ऑफ, बताइए कमेंट में। UPSC CSC में भी आया हुआ है ये, UPSC 2022 का क्वेश्चन है ये, है ना। फिर रिलीजियस मूवमेंट्स भी देखिए, सूफिज़म, भक्ति मूवमेंट। फिर नेक्स्ट है आपका डॉन ऑफ न्यू इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इन्फ्यूज़न है ना, फ्यूज़न कैसे हुआ इस्लामिक आर्किटेक्चर का, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर इंडिया में थे, तो हाउ थिंग्स चेंज। तो डॉन ऑफ न्यू इस्लामिक है ना, अगर एक में किसी चीज़ को मिलाइएगा और अल्टीमेटली एक थर्ड चीज़ इवॉल्व होगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज तो होंगे ना, है ना, तो वो है। फिर डेवलपमेंट ऑफ उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है मुगल्स, उसमें भी देखिए स्पेसिफाई कर दिया गया है। लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसे हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ओके, तो बैटल ऑफ पानीपत है, अचीवमेंट ऑफ शेरशाह सूरी, अपना इंडियन है ना, वही बिहार वाले। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसीज़, औरंगजेब्स पॉलिसीज़, मुगल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग मुगल पीरियड। फिर है आपका वेस्ट जाइए, थोड़ा साउथ जाइए, तो फिर मराठास का राइज कैसे हुआ, शिवाजी के अचीवमेंट्स क्या थे, नॉर्थवर्ड में एक्सपेंशन कहाँ तक था, एंड मराठास और उनका डाउनफॉल का एक मेन रीज़न क्या था। ऐसे तो डाउनफॉल का एक उनका मेन रीज़न में से एक क्या माना जाता है, बताइए कमेंट सेक्शन में। आप पढ़े होंगे है ना, फेडरेशन पढ़ा होगा आपने। एक है कॉन्फेडरेशन, एक मेन रीज़न माना जाता है मराठास के डाउनफॉल का। तो कॉन्फेडरेशन क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर ये सेक्शन हमने देख लिया ओवरऑल। फिर अब मॉडर्न में क्या है, तो मॉडर्न में बिगनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट है ना। सबसे पहले कौन आया है, याद रखिएगा, PDEF,
यूरोपियन एडवेंट में पोर्टुगीज़ वेयर फर्स्ट टू अराइव। एनीवेज ये लंबा हो रहा है। तो यूरोपियन सेटलमेंट, फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर, कंट्रोल ओवर मैसूर, हॉट केक तब भी था अब भी है ना। सब्सिडरी अलाइंसेस, डिफरेंट पॉलिसीज़ भी हैं, तो उसमें से मेंशन है आपका सब्सिडरी अलाइंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रीट, है ना, ये है। नेक्स्ट आपका है रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। कोई बाहर से आके कुछ चेंज करेंगे आपके लॉ में, स्पेसिफिकली सोसाइटी और रिलीजियस थिंग्स में, तो पीपल रेजिस्ट इट। तो उसमें किस तरह का रेजिस्टेंस हुआ, उसमें भी पीपल में, पीजेंट में क्या था, ट्राइबल में क्या था, कल्चरल रेनेसां, उसके बाद अल्टीमेटली रिवोल्ट ऑफ 1857। ये देखिए सीएसई में भी काफ़ी कॉमन है ये और हॉट टॉपिक है। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, उसमें भी आपको ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये पढ़ना है। नेक्स्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेसिफिकली दे दिया। देखिए झारखंड में भी है ना एक अच्छी खासी आबादी मुस्लिम्स की, उसमें वहाबी मूवमेंट्स, अलीगढ़ मूवमेंट, 2 मूवमेंट आपको स्पेसिफिकली इनका शॉर्ट नोट हम तैयार करेंगे, आपको शेयर भी कर देंगे। फिर है स्ट्रगल फॉर रेजिंग वीमेन स्टेटस। आसान नहीं ना वीमेन को हिस्सेदारी देना, है ना। लिबरल कहे जाने वाले लोग भी जब आप बात करें ना उनसे वीमेन एम्पावरमेंट की, तो उनके है ना आँखें टेढ़ी होने लगती हैं, आईब्रोज। तो उसमें स्ट्रगल था, तब भी था अब भी है। वीमेन स्टेटस, एबोलिशन ऑफ सती, विडो मैरिज एक्ट, कंसेंट बिल, स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन। फिर लैंड रेवेन्यू में एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश रूल है, इसमें परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी व्यवस्था, है ना, रैयतवारी एंड महलवारी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इन 19th सेंचुरी, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल लीग, खिलाफत मूवमेंट, ये चीज़ें भी हमें पढ़नी है। अच्छा, महात्मा गांधी के एडवेंट के बाद गांधी एंड मास पॉलिटिक्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, है ना, 1942। क्वेश्चंस जनरली रहते ही हैं इन सेक्शंस से। फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस तो आज भी देख रहे हैं हम, पार्टीशन क्यों, है ना, वाई, व्हाट, हाउ, और फिर तीनों को मिला के कॉन्सिक्वेंस, ये डिटेल में हमें पढ़ना है। तो ये आपका हिस्ट्री का सेक्शन है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, नॉन अलाइंड पॉलिसी, नाम जो अभी रिसेंट एनसीईआरटी में इसको एबॉलिश कर दिया गया है, नाम वाला सेक्शन शायद, है ना। तो ओल्ड एनसीईआरटी, अब तो हर नया सेक्शन भी ओल्ड होता जा रहा है। तो खैर ये आप मिल ही जाएगा इधर उधर से, और बाकी मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा कुछ दिन में, तो आई विल शेयर देम ऑल। तो एनसीईआरटी में मिल जाएंगी ये सब चीज़ें आपको, है ना। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, नॉन अलाइंड पॉलिसी अंडर नेहरू एंड इंदिरा गांधी, और फिर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971, है ना, ये है। फिर हिस्ट्री ऑफ झारखंड, मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में भी कि झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ भी आपको मिलेंगे। तो फिर ये देखिए, आदि धर्म दैट इज सरना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइबल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सदान, है ना, एंड इमरजेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, स्पेसिफिकली नागपुरिया के बारे में पढ़ना है। फिर ट्राइबल रिवोल्ट्स इन झारखंड एंड नेशनलिस्ट स्ट्रगल, फिर बिरसा मुंडा है, टाना भगत है, और फ्रीडम मूवमेंट झारखंड में। तो सेक्शन ए तक ही रहने देते हैं, काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो। दूसरे सेक्शन में हम जब अपलोड करेंगे चीज़ों को, तो ज्योग्राफी और जो बाकी बचे हुए पेपर हैं, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक वाला, वो हम देखेंगे। होप आपने एंजॉय किया होगा, और मिलते हैं फिर हम अगले एक सेक्शन में
जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।